Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक विशेष सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग G20 सम्मेलन 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। G20 सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को अर्थात कल और आज जो आयोजित किया गया और इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे और किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तस्वीर यहां पर लगी हुई है और G20 सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी मोदी जी ने ही किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो न्यूज अपने आप हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों का देखिए जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनका फ्लैग यहां पर शो किया गया है इमेज में, जो आपको मैंने दिखाया है, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इंडोनेशिया 2022 G20 लिखा हुआ है। ये आपका क्या G20 सम्मेलन को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली डिटेल तो ये है कि पहला ये आयोजित कहां किया जा रहा है और दूसरी डिटेल ये है कि कौन सी बैठक है, कितने नंबर की बैठक है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, ये बाली में आयोजित किया गया। ठीक है, नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में 15 और 16 नवंबर को, और ये बैठक आपकी है 17वीं बैठक। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। 17वीं बैठक है और कहां पे आयोजित किया जा रहा है, बाली इंडोनेशिया, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंडोनेशिया की अध्यक्षता कब से शुरू हुई है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पे इंक्लूड किया है आपके लिए, इंडोनेशिया की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है और कब तक चलेगी, जब तक ये शिखर सम्मेलन आपका चलेगा तब तक चलेगी और इसके बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगली बैठक जो है उसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान क्या हो जाएगी, अध्यक्षता इसकी समाप्त हो जाएगी। तो G20 2022 जो बाली समिट है उसकी महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन जो था मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये इमेज आप लोग देख सकते हैं बच्चों, सभी बच्चे लोग देखिए, ये मोदी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आते हुए उनकी इमेज है और यहाँ पे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी फोटो है। ये बिडेन साहब हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ इनकी इमेज है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो मिल रहे हैं और ऑटोमेटिकली यह न्यूज हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है और परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या है, G20 समिट 2022 की थीम क्या है। तो इसके थीम जो है बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या है, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब बेसिकली हुआ क्या, देखिए कोविड-19 ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और IMF के अनुसार तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, तो भारत को सबसे ज्यादा क्या हुआ, तकलीफ भी हुई उबरने में, लेकिन भारत सक्सेसफुली जो है हम ये कह सकते हैं अब कि कोविड-19 से जो है वो बाहर आ चुका है और थोड़ा बहुत परसेंटेज बाकी है तो वो भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे देश का नेतृत्व जो है पीएम मोदी जी के हाथों में है, उनका बहुत बड़ा योगदान है और भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है। चलिए अब देखिए हमारी थीम क्या है, थीम है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये हमारी थीम है। बेसिकली वो जो हमारा जो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर जो है, जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है, उसको लेकर ही जो है ये थीम भी रखी गई है, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक मतलब पोस्ट कोविड-19 हम साथ में रिकवर करेंगे और साथ में ही स्ट्रांग होंगे, इसका उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं आगे, G20 सम्मेलन का G20 समिट आपका या G20 संगठन जो है वो गठित कब हुआ, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें जानना चाहिए यह गठन कब हुआ और क्यों गठन हुआ। समझिए बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए। अब G20 समिट देखिए, जो गठन हुआ G20 का जो संगठन बना वो बना 1999 में और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब एशिया के विभिन्न देशों में आर्थिक संकट गहराने लगा तब इसकी जो है स्थापना की गई।
इन देशों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए, ठीक है। बेसिकली मिडिल इनकम कंट्रीज जो थे उनको उबारने के लिए, वित्तीय स्थिरता वहां सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था G20 का, ठीक है। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई आप देख सकते हैं। G20 का गठन 1999 में हुआ और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसका गठन किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। और भारत में भी हम लोग दोस्तों, आपको पता होगा LPG रिफॉर्म उसी समय आए, भारत में भी वित्तीय संकट था और भारत को क्या करना पड़ा, IMF के पास जाना पड़ा और विदेशी मुद्रा का भंडार भारत का समाप्त हो चुका था लगभग, और IMF ने क्या किया, मदद किया और हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए, ठीक है। तो ये वही दशक था, ये उसी समय की बात हो रही है जब आपका G20 जिसके बाद आपका स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। G20 का गठन क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया। बेसिकली मध्यम आय वाले देश जो थे उनको शामिल किया गया वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, यही आपका G20 देशों का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा अबाउट G20 कंट्रीज हम देख लेते हैं कि G20 कंट्रीज जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे विश्व में, कंट्रीब्यूशन उनका कितना है। अगर साथ में G20 के देशों को मिला लिया जाए तो दुनिया की 60% आबादी को वो कवर करते हैं, वैश्विक जीडीपी का 80% वो कवर करते हैं और वैश्विक व्यापार का या ग्लोबल ट्रेड का वो 75% आपका कवर करते हैं G20 कंट्रीज। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों, ये वैश्विक स्तर पर जो है इसका महत्व कितना ज्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो G20 कंट्रीज के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण डिटेल बताई, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो मेंबर कितने हैं, तो G20 नाम ही है बच्चों, तो G20 नाम है तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 20 सदस्य देश हैं और उनके नाम देखिए यहां पे मेंशन है, 19 सदस्य और एक यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपका कितने हो गए, टोटल 20 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 आपके 20 हो जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आगे, ये देखिए ये मैप मैंने आपके सामने शो किया, यहाँ पे आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये मैप है, इस मैप में शो किया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज को बताया गया है, दिखाया गया है, और ऑरेंज कलर जो है, ये ऑरेंज कलर के जितने भी कंट्रीज हैं ये आपके G20 देश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उसके बाद यूके है, फ्रांस है, इटली है, ये आप देख रहे हैं, रशिया है, टर्की है, इंडिया है, इसके बाद आपका सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, आपका चाइना है, इसके बाद आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जापान है, साउथ कोरिया है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो इतने कंट्रीज आपके क्या है दोस्तों, ये G20 कंट्रीज मैंने आपको मैप में दिखाया है। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए ये जानना भी है कि G20 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं अध्यक्षता कहां कहां किसके पास कब कब रहती है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, G20 देशों की अध्यक्षता जो है या अध्यक्षता जो है हर साल सदस्यों के बीच में घूमती रहती है। बेसिकली अध्यक्षता करने वाला देश क्या होता है जो है, और उसके पहले वाला देश और उसके आगे वाला देश तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका ट्रोइका बनाते हैं। तो ट्रोइका क्या है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रोइका आपका क्या है, ये ट्रोइका है, और G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाया जाता है। ट्रोइका का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि इस साल जिसके पास अध्यक्षता है वो देश, उसके पहले किसके पास थी और बाद में किसके पास होगी, तीनों मिल जाते हैं तो ट्रोइका का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अध्यक्षता हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं इटली, इंडोनेशिया और भारत फिलहाल ट्रोइका देश है। अब ट्रोइका देशों में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस समय फिलहाल किसके पास अध्यक्षता है, इंडोनेशिया के पास है, इसके पहले किसके पास थी, इटली के पास थी, और आगे किसके पास होगी, भारत के पास होगी। तो इंडोनेशिया देखिए 2022 में अध्यक्षता कर रहा है, 2021 में किसके पास थी, एक इटली के पास थी, और 2023 में दोस्तों भारत के पास होगी। 2023 में नई दिल्ली में आपका G20 सम्मेलन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने तीनों देश भी बता दिया आपको और तीनों की अध्यक्षता का वर्ष भी बता दिया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन एजेंडा क्या था, मेन एजेंडा क्या था G20 2022 का, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बाली शिखर सम्मेलन जो हुआ उसको 3 प्रमुख प्राथमिकताएं थी। कौन कौन सी थी, पहला देख लेते हैं वैश्विक स्वास्थ्य संरचना,
ठीक है, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर का निर्माण करना, ऐसे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर का निर्माण करना जो कोविड-19 जैसी अगर कोई बीमारी भविष्य में आती है तो हमारी क्या हो, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो है वो चरमराए ना और हम लोग सकुशल उससे रिकवर कर पाए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना सबसे पहली प्राथमिकता थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया डिजिटल परिवर्तन। डिजिटल परिवर्तन मतलब हम क्या करें, तेजी से क्या करें, डिजिटाइज हो जाएं। मतलब हमारे यहां देखिए डिजिटल भारत मिशन जो है वो लागू है ऑलरेडी और हम लोग बहुत तेजी से जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और हम लोगों ने काफी हद तक जो है उसमें बहुत तेजी से काम किया है। ठीक है, लेकिन जितने भी G20 कंट्रीज हैं सभी को क्या करना होगा, इस पर काम करना पड़ेगा, तेजी से डिजिटाइजेशन करना होगा और जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, मॉनिटरिंग करना और ग्रोथ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो सतत ऊर्जा संक्रमण, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब बात क्या हो रही है, देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए कि हम लोग ऐसी ऊर्जा का निर्माण करें और यूज करें जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करे, कम नुकसान पहुंचाए। जैसे हम सोलर की बात कर रहे हैं आज की डेट में, हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो हम क्या करें, हम ट्रेडिशनल एनर्जी जो है जैसे कोल है आपका, ठीक है, या नेचुरल गैस है, उससे हम कैसे ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं जितना इजीली जो है, जितना कन्वीनियंटली। यही बात जो है तीसरी बिंदु पर यहां पर हुई है बात सतत ऊर्जा संक्रमण की या सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में, यही बात हमारे लिए प्रमुख है। तो ये तीन प्रमुख प्राथमिकताएं थी जो आपको जाननी चाहिए और आपके लिए दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में वन लाइनर में पूछा जा सकता है और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में आपका ये वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो तीन प्रमुख प्राथमिकताएं भी आपकी ये हो गई। इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं भारत के लिए ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आप यहां पे लिखा भी, आप देख सकते हैं कि 2022 का सम्मेलन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगले साल सितंबर 2023 को अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, वो भारत करेगा। और देखिए मोदी जी ने क्या कहा, इससे पहले 2023 शिखर सम्मेलन के लिए लोगो भी लॉन्च किया और वेबसाइट भी जारी की थी। और भारत द्वारा आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन का विषय होगा क्या, वसुधैव कुटुंबकम। आपको ध्यान होगा बेटा, वसुधैव कुटुंबकम जो है मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। यही हमारी क्या होगी, अगले साल जो दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला सम्मेलन है उसकी थीम है। और आपको जानना चाहिए हमारी जो 2022 की भी थीम इंपॉर्टेंट है और 2023 की भी थीम इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा विश्व एक परिवार है। 2023 में भारत में सम्मेलन होगा और यही हमारी थीम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएम मोदी ने इसके अलावा क्या क्या बातें की, उन्होंने तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात की है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि यूक्रेन वॉर पे उन्होंने क्या कहा है। यूक्रेन वॉर पे उन्होंने कहा, देखिए यूक्रेन में युद्ध विराम तुरंत होना चाहिए। ठीक है, तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और कूटनीति के रास्ते पर लौटकर हमें क्या करना चाहिए, युद्ध विराम का रास्ता खोजने की जरूरत है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में वैश्विक नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, प्रमुख देशों के वैश्विक नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, वैसे ही जो है विश्व के नेताओं को क्या करना चाहिए, कूटनीति के माध्यम से इसका रास्ता निकालने की आवश्यकता है। और यूक्रेन वॉर को इमीडिएटली जो है वो क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, जो कि क्या है वैश्विक रूप से आज की डेट में क्या है, पूरे विश्व को डरा रही है ये समस्या। और देखिए रिसेशन का भी खतरा आ गया है। रिसेशन का मतलब मंदी की स्थिति भी, जो हालात भी जो है देशों के समक्ष उत्पन्न होना है, जिसमें आपके यूएस और यूके प्रमुख रूप से आपके यहां पे मंदी देखी जाने लगी है। ठीक है, तो आगे इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव आपकी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इसीलिए तुरंत जो है यूक्रेन वॉर जो है वो समाप्त होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग पर मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि शिखर सम्मेलन के सदस्यों को बताया कि भारत क्या कर रहा है, स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है तो आप लोग भी दीजिए और बाजरा जैसे पौष्टिक और पारंपरिक खाद्यान्न को क्या करिए, फिर से लोकप्रिय बनाने का भारत प्रयास कर रहा है। तो होना क्या चाहिए, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना चाहिए, ऐसे ही पारंपरिक खाद्यान्नों को बढ़ावा देना चाहिए। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, स्थायी खाद्य सुरक्षा में प्रदान करेगा सस्टेनेबल फार्मिंग के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद मोदी जी ने क्या कहा देख लेते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या क्या कहा मोदी जी ने, ये भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए हमें ऊर्जा की आपूर्ति जो है बिना किसी प्रतिबंध के होनी चाहिए। हमें किसी तरह के प्रतिबंध जो है वो आरोपित नहीं करने चाहिए। ये बात उन्होंने किस सेंस में कही आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, रशिया से जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और अमेरिका बार बार क्या कहता है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मोदी जी का जो है इंडिकेशन जो था वो उसी ओर था। और ऊर्जा बाजार में स्थिरता भी होनी चाहिए, ये भी पीएम मोदी जी ने
कहा है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए प्रमुख बात बताई क्या कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति क्या है, प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत क्या है कि क्लीन एनर्जी के लिए प्रतिबद्ध है और भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। आप देख सकते हैं सोलर में कितना तेजी से भारत ने जो है काम किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बताया, एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2030 तक हमारी आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होगी। इसका मतलब समझिए दोस्तों, हमारी आधी बिजली जो है, जितना हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका हाफ पोर्शन जो है वो टोटल किससे होगा, रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त होगा, जिसमें आपके क्या होंगे, सोलर आपका एक प्रमुख कंपोनेंट होने जा रहा है। ये आप समझिए क्लीन एनर्जी की दिशा में, ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और आपके परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया कि 2030 तक होगा, तो बिल्कुल आपके परीक्षा का क्या हुआ, ये संभावित क्वेश्चन हो गया एसएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए निश्चित रूप से इस पर प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपको बताया, पीएम मोदी जी ने 3 मुद्दों पर प्रमुख रूप से बात की है, तो वो 3 मुद्दे मैंने आपको बताए। आप लोग एक बार प्लेबैक करके फिर से देख लीजिएगा और इसका क्या कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब क्या है, इंडिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया टू ऑफिशियली अज्यूम चार्ज फ्रॉम दिसंबर 1। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समापन G20 सत्र में कहा कि G20 की अध्यक्षता संभालना प्रत्येक भारतीय के लिए क्या है, गर्व का क्षण है और हमारी जीवन शैली क्या है, ऐसी है जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इंडिया को क्या है, अब G20 प्रेसिडेंसी जो है अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिलेगी ऑफिशियली कब, 1 दिसंबर से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है और अगले वर्ष जो ये सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा, नई दिल्ली में G20 सम्मेलन 2023। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे क्या है, देखिए ये समापन समारोह में पीएम मोदी जी ने क्या राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या किया है, फोटो खिंचाया है, ये आप देख सकते हैं। ये अब क्या है, अब G20 सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो ऑफिशियली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी है उनको हैंडओवर की जाएगी, 1 दिसंबर से ऑफिशियली उनको मिल जाएगी और समापन समारोह के बाद जो है अब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 में। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने शो भी किया है आपके लिए, देखिए यहां पे क्या है, इंडिया टू प्रिसाइड ओवर G20 समिट इन सितंबर 2023, मतलब सितंबर 2023 में भारत क्या करेगा, जो अगला G20 सम्मेलन होगा वो भारत के नई दिल्ली में होगा और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने G20 सम्मेलन 2022 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया, बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चों के लिए यह बेनिफिशियल है। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे मिल जाएगा। आप सभी बच्चे लोग एक बार वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं। इसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए लाइक और शेयर करके और मैक्सिमम इसका बेनिफिट भी उठाइए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे और जुड़िए महिंद्राज ऑफिशियल पे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।